जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पांडे मैथमेटिक्स सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ऊंचाई एवं दूरी। तो देखिए, ऊंचाई एवं दूरी में भी हम लोग का समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं। तो बाबू मेरे, अगर समकोण त्रिभुज में हम लोग का हाइट और आधार दोनों क्लियर पता चल जाता है, बाकी दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। जब इसमें हम ले लिए तो अगर मान लेते हैं कि किसी मीनार का हाइट कह दिया, उसका छाया कह दिया, तो इसमें भी तो हमको हाइट लेने के लिए यहां से यहां तक सीधी रेखा लेना पड़ेगा ना। ये जो भुजा होता है ये तो हमारा कर्ण का काम करता है। तो इसमें कोई भी सीधी भुजा नहीं है ना। इधर देखिए तो ये भी आपका झुका हुआ भुजा है, और इसको देखिए तो ये भी आपका झुका हुआ भुजा है। तो दोनों कर्ण का काम कर देगा। तो इसमें दो कर्ण हो गया ना। अगर उस दृष्टि से देखिए तो ये भी भुजा झुक गया, ये भी भुजा झुक गया, दोनों तरफ से ऐसे झुक गया। तो झुक गया तो दोनों तो कर्ण का काम हो गया। तो इसमें हाइट है कहाँ? नहीं ना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब समकोण त्रिभुज में हम लोग का तीन भुजा है। कौन कौन? तो ये जो भुजा देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लेकिन कब? जब यहां पर हमारा थीटा होता है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है ना। ये हम पहले त्रिकोणमिति में भी बता चुके हैं, ठीक। और जब ये लंब हो गया तो थीटा के संलग्न भुजा जो है वो आधार होता है ना। और ये जो हो गया ये कर्ण हो गया। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि बाबू मेरे ये जो लंब होता है ये कहाँ काम करता है। तो मान लेते हैं कि किसी समतल जमीन पर, किसी समतल भूमि पर कोई पोल खड़ा है और वहां से उसका छाया बन रहा है। तो पोल तो सीधा खड़ा होता है ना, ऐसे झुका हुआ नहीं ना होता है। पोल तो सीधा खड़ा होता है। या किसी भवन का बात कर दिया, भवन मतलब समझ रहे हैं ना, घर। भवन मतलब घर। अगर किसी भवन का बात कर दिया तो बाबू मेरे भवन भी हमारा खड़ा होता है। मीनार का बात कर दिया तो मीनार भी हमारा खड़ा होता है। तो इसमें तो लंब से तो हमारा क्लियर पता चल जाएगा, लेकिन इसमें हमारा पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा? तो इससे किसी पोल की छाया निकल जाएगी, किसी मीनार की छाया निकल जाएगी, किसी भवन की छाया निकल जाएगी। ये जो आपका भुजा है तो ये स्पष्ट है। मान लेते हैं कि किसी घर के छत पर सीढ़ी लगाया गया हो, उसका बात कर दिया। या किसी मीनार से यहाँ पर छाया पड़ रहा है, तो यहाँ से अगर इस मीनार की चोटी पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ से तिरछी रेखा ना देखेंगे। तो तिरछा रेखा देखेंगे तो यहाँ भी हमारा बन गया है, कोण बन गया। या फिर मान लेते हैं कि हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाए हैं ना, पतंग उड़ाते हैं। तो बाबू मेरे जब अगर पतंग हम उड़ाते हैं तो वहां पर भी हमारा जो पतंग का डोरी है ना वो हमारा तिरछा जाता है, वो भी सीधा आसमान में नहीं जा पाता है। तो उसके लिए भी एक कर्ण जो है इसमें काम करेगा। बात समझ गए? अब देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है ना। ये कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है। बाकी जो दो कोण है ये कितना का बनता है? तो बाकी दो कोण का योग मिलाकर के हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए ना। क्योंकि एक सीधी रेखा पर हमारा जब भी कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना का? 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी त्रिभुज में हम लोगों का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में हमारा ये जब कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी ये दो कोण कितना डिग्री का हो जाएगा?
तो बाकी ये दोनों मिला करके 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या लिया कि 45 डिग्री लिया, ठीक है, यहां हम 45 डिग्री लिए, तो यहां भी हमारा कितना 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, बनेगा ना, यहां भी हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। तब ना ये दोनों का योगफल मिला करके 90 होगा, और 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहां 45 यहां 45 ले लिए, अगर बाय द वे यहां हम 30 डिग्री का कोण लेते हैं, तो यहां हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ने के बाद में क्या होगा 90 होगा, होगा ना। तो 60 और 30 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, अगर मान लेते हैं कि यहां पर 30 डिग्री नहीं, यहां पर हमारा 15 डिग्री का कोण हो गया, तो बाबू यहां कितना डिग्री का हो जाएगा, तो यहां हमारा 75 डिग्री का कोण हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि 75 और 15 का योगफल हमारा 90 होगा। तो स्पष्ट बात है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल हमारा 180 होता है, और समकोण त्रिभुज के दो कोण का योगफल हमारा 90 होता है, और एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। चलिए, अब इसके आगे बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक बात और आप लोगों को बता दें कि ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें हमारा दो प्रकार का कोण बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में दो प्रकार का कोण बनता है। कौन कौन बनता है, तो एक बनता है उन्नयन कोण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा बनता है अवनमन कोण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बाबू मेरे ये दोनों इसी में छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए, जब हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, क्या है, ये कोई मीनार है, या फिर मान लेते हैं कोई पोल है, या मान लेते हैं कोई भवन है, कुछ भी मान लीजिए जिसका हाइट सीधा हो, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मीनार है, हम कहां पर खड़े हैं, तो इस मीनार के इस जगह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पाद बोलते हैं। देखिएगा किसी क्वेश्चन में इसको आपको जिक्र भी कर देगा कि पाद से किसी बिंदु तक के दूरी पर, तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यह हमारा एक मीनार है, और इसके ये जो निचला छोर है, मतलब कि जो ये मान लीजिए कि ये जो है, ये आधार जो है आपका पृथ्वी का लेवल है, पृथ्वी पर ही घर मकान लगा हुआ रहता है, पोल लगा हुआ रहता है, कोई मीनार भी खड़ा होगा तो इसी पर खड़ा होगा ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपना आंख जमाए हुए, क्या किए हुए, अपना आंख जमाए हुए, अपना आंख जमाए हुए किधर की ओर देख रहे हैं, तो हम सीधा यहाँ देख रहे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं। बात समझ। तो जो आंखों पर से, जो यहाँ पर आंखों पर से जो सीधा रेखा बनता है कोई चीज को देखने में, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो बोर्ड है, तो बोर्ड है, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहां से हम देखते हैं उस कोने को, मतलब कहां पर, इस हाइट को, तो देखिए ये जो बन रहा है, मान लेते हैं कि आंख हमारा जो है, आंख हमारा यहां पर है, और ये जो बन रहा है कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। एक बात ध्यान रखिएगा कि उन्नयन कोण ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन होता है ना, तो ऊपर का जब कोण बन गया उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो वह हमारा उन्नयन कोण हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात रह गया अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो होता है ना, तो बाबू मेरे
ये अवनमन कोण जो होता है, तो मान लेते हैं कि देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं, मीनार के यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। चलिए अलग डायग्राम लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो ये आपका पाद हो गया, मतलब निचला भाग। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। क्या है? कोई व्यक्ति है? और यहाँ पर उसका जो है गाड़ी लगा हुआ है, या किसी का भी गाड़ी लगा हो, उससे क्या हमको मतलब है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कार लगा हुआ है या फिर बाइक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये व्यक्ति जो देख रहा है इस कार को, किस चीज को? कार को यहाँ पर देख रहा है। तो जब कार को देख रहा है तो यहाँ से यहाँ पर जो कोण बन रहा है, बनेगा ना जी। यहाँ से ही तो देख रहा है तो तिरछा बन रहा है, तो तिरछा बन रहा है तो यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है ना। ये सीधा यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर देख रहा है, देख रहा है ना। तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है, बन रहा है। तो जब ये कोण बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, और ये जो रेखा हो गया, ये जो रेखा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो बन गया कोण, ये जो कोण बन रहा है, यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पर ये थीटा के पास, मतलब यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो यहां पर कोण बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, तो यहां से जो यहां कोण बन रहा है वो हमारा उन्नयन कोण हो गया, हो गया ना। अब देखिए फिर बात करते हैं किस पर? अवनमन पर। तो अवनमन पर बात करते हैं तो बाबू मेरे यहां से यहां पर जो व्यक्ति देख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कोण जो है यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर दीजिएगा तो ये एकदम निश्चित है कि गलती होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर कोण कैसे बनेगा? तो ध्यान रखिए, तो यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, तो देखिए ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्षैतिज रेखा बन रहा है, तो बाबू मेरे इसके सामने भी तो हमारा एक क्षैतिज बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो बन रहा है, तो व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है ना। तो बाबू मेरे यहाँ पर जब भी बनेगा तो कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कौन सा? ये रेखा और ये रेखा, ये हमारा कोण बना रहा है, बन रहा है। तो देखिए, तो ये जब दीजिएगा तो ये अवनमन कोण में हमारा गलती है। राइट हमारा आंसर ये है। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, ये जो रेखा है, ये जो कर्ण इसमें बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। यहां पर जो कोण बन रहा है आपका, इधर का बन रहा है। किधर का? इधर का। बात समझ में? और यहां पर जो कोण बन रहा है, ये आपका इधर का कोण बन रहा है। ये नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें तो उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उन्नयन कोण और नमन कोण, बस यही दो चीज पढ़ना है। तो ये दो चीज में अवनमन कोण याद कैसे रहेगा? अवनमन, नमन का तो मतलब समझते हैं कि नमन मतलब झुकना, मतलब कि नजर को झुका करके हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं।
तो वो जो हमारा हो गया वो हमारा अवनमन कोण हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारा कोण बनता है ये हमेशा आंखों के सामने से बनता है। कहां से? आंखों के सामने से। तो देखिए अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं कि हम किसी मीनार के पास हम खड़े हैं, तो हमारा भी तो कोई हाइट होगा ना, 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट जो भी हो। तो ये जो बातें हैं ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन कह दिया कि नीचे से किसी व्यक्ति का हाइट 5 फुट है और उसकी आंखों से 30 डिग्री का कोण बनता है, तो बाबू मेरे अब ये बात क्वेश्चन पर लागू होगा कि क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है। तो ये भी बात बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिए, दूसरा कोई भी सीखे, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। देखिए क्वेश्चन तो ऐसा अनेकों प्रकार के होता है आपका, लेकिन उसके बेस को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में एक बात जान लीजिए, क्वेश्चन में जब हम लोग का अवनमन कोण कहता है तो वहां भी हम लोग उन्नयन कोण ही लेकर के बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे होता है और क्यों होता है। तो बाबू मेरे, जब किसी समानांतर रेखा को, समानांतर रेखा समझ रहे हैं ना, देखिए इस तरह का होता है, इसको हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। जब किसी समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा मतलब तिरछा, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों कोण एकांतर कहलाती है। देखिए अब इसमें दोनों कोण है कौन, एक आपका ये कोण बन गया, एक आपका ये कोण बन गया ना। तो जितना डिग्री का ये कोण बनेगा उतना ही डिग्री का आपका ये कोण बनेगा, बात समझ गए। और इसी कोण को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और ये रेखा जो है इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो जब किसी समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों कोण एकांतर कोण बनती है, यानी कि ये भी एकांतर कोण हो गया और ये भी आपका एकांतर कोण हो गया। बात समझ गए? तो देखिए कि अभी अभी हमने जिक्र किया कि बाबू मेरे एक सीधी रेखा पर हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो यहां जो है तो ये रेखा हमारा कितना डिग्री का कटा है, तो ये रेखा तो हमारा 180 डिग्री का है ना, क्लियर है। ये भी रेखा हमारा 180 डिग्री का है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर आपका मान लेते हैं कि 110 डिग्री का कोण बनता है तो ये भी आपका 110 ही डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों का झुकाव सेम है। बस समझ गए। अब देखिए जब ये 110 डिग्री का कोण बन गया तो यहां कितना डिग्री का ये वाला बन गया, तो बाबू मेरे ये जो कोण बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 70 डिग्री का। तब ना 110 और 70 मिला करके 180 होगा ना। तो ये भी हमारा कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। ये दोनों कोण सेम बनता है, ये अगर 110 है तो ये भी 110 है, ये 120 है तो ये भी 120 बनेगा, अगर ये आपका 140 है तो ये भी 140 बनेगा, और ये भी सेम है, अगर ये 70 है तो ये भी 70, ये 60 बनेगा तो ये भी 60 बनेगा। क्लियर? अब देखिए तो अभी अभी हमने बात किया कि जब अवनमन कोण कहता है तो हम उन्नयन कोण ही लेकर के बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब यहां से ये कोण इस तरह का है, यहां से ये कोण इस तरह का है, यहां पर ये कोण 110 डिग्री का बन रहा है, यहां पर 110 डिग्री का बन रहा है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जितना इसका इधर झुका है उतना ही इसका इधर झुका है ना। तो यहां पर इसको अगर यहां से हम अगर पलट लेते हैं, यहां से क्या करते हैं पलट लेते हैं, तो ये जो है तो ये भी इसी के पोजीशन में आ जाएगा ना।
तो अभी अभी हम बात किए कि बाबू मेरे अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां हम लोग का उन्नयन कोण बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है और यहां पर हम अपने आंखों से देख रहे हैं उस वस्तु को, इस वस्तु को, तो जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही, अगर मान लेते हैं कि हम यहां ना होकर के हम यहां पर है, तो यहां से अगर देखेंगे उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पलट लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहां पर वस्तु है और ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए इसको इस तरह से, हमको इस एंगल को इस तरह से पलटना पड़ेगा। तो जब इस एंगल को इस तरह से पलटेंगे तो ये वाला भुजा यहाँ चला जाएगा और ये वाला भुजा जो है यहाँ चला आएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा ना। और जब इस तरह से होगा तो हमारा 90 डिग्री का कोण उल्टा बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बाबू मेरे इसको हम अगर अवनमन कोण कहता है तो इसको भी हम लोग उन्नयन कोण ही मान करके और बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, आप लोग को समझ में आ गई। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये उठता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ओनली tan थीटा ही क्यों लेते हैं, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारा 6 होता है, बताया है ना, कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 6 होता है तो उसमें से केवल हम tan ही क्यों लेते हैं। तो बाबू इस बात के लिए आप जरा ध्यान दीजिए कि tan ही क्यों लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं A B C, 3 भुजाएं हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, चलिए इस भुजा को अभी रहने दीजिए, क्या करते हैं, रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जिक्र किया कि tan थीटा ही क्यों लेते हैं। तो बाबू मेरे एक बात को ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हमारा लंब होता है और बाटा में आधार होता है ना। यहां पर मान लेते हैं कि सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जो है सीधा इस पर आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर की ओर बनेगा, स्पष्ट है। तो यहां से यहां पर जो छाया बन गया, तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा छाया हो गया, जिसका कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, शैडो, जिसको इंग्लिश में हम लोग शैडो बोलते हैं। तो यहां से जो छाया बना रहा है, तो मान लेते हैं, देखिए ये खड़ा पोल है, या फिर मान लेते हैं कोई मीनार है, और सूर्य का प्रकाश जब इस पर लग रहा है तो इसका छाया, तो यह स्पष्ट है कि इसका छाया इधर की ओर जाएगा ना। तो जब यहां छाया जाएगा और छाया के पास से अगर मान लेता है कि इसको देखा जाए, क्या किया जाए, देखा जाए अपने आंखों से, तो यहां पर एक कोण बन रहा है ना। तो यहां पर जो कोण बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इधर से जो कोण बन रहा है, तो ये तो हमारा उन्नयन कोण हो गया, जो कि अभी बताया, उन्नयन कोण बन गया ना। तो इसमें हमारा स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि tan थीटा में लंब और आधार दोनों दिया हुआ है। तो जिससे क्या पता चल जाता है कि चाहे वो पोल हो, चाहे वो आपका मीनार हो, चाहे वो आपका कोई भवन हो, भवन मतलब समझ रहे ना, घर, तो वो जब भी खड़ा होगा तो पृथ्वी के तल पर ही खड़ा होगा ना।
तो पृथ्वी के तल पर खड़ा होगा तो ये वाला जो पृथ्वी का तल हो गया ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। जब भी किसी व्यक्ति का, किसी पोल का, किसी भवन का जब भी छाया बनेगा तो पृथ्वी के तल पर ही बनेगा ना। जब इधर से कोई अवरुद्ध नहीं है तो पृथ्वी के तल पर ही बनेगा। बात समझ गए? तो जब पृथ्वी के तल पर बनेगा तो यहां से तो आधार हमारा क्लियर है ना। यहां से हमारा लंब भी क्लियर है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें tan थीटा का प्रयोग करते हैं और tan थीटा पर ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक हमारा क्या है, पोल है जो पृथ्वी तल पर खड़ा है और क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मीटर पोल की छाया, क्या छाया की लंबाई क्या है, 12 मीटर है। कितना है, 12 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा 6 मीटर पोल की छाया की लंबाई 12 मीटर है। तो बाबू मेरे यहाँ पर बताइए कि ये जो पोल है आपका, ये आपका पता नहीं है कितना है, इसका लंबाई पता नहीं है हमको। इसका छाया पता है कि इसका छाया जो है वो 9 मीटर का बन रहा है। तो इस पोल की लंबाई क्या होगी, पोल की लंबाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। 9 मीटर इसका छाया है, पोल की लंबाई पता नहीं है। राइट, देखिए कैसे, जब 6 मीटर वाला पोल का छाया की लंबाई जो है 12 मीटर बन रहा है, स्पष्ट है कि इसका आधा, छाया का आधा जो है पोल है ना। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लेते हैं तो यहां पर हो गया आपका 6 के बराबर 12, तो 1 के बराबर 2। स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कि ये जो है ये छाया है, क्या है, छाया है, और ये जो है पोल है ना। तो 2 मीटर जिसका छाया है उसका लंबाई 1 मीटर है। तो यहाँ 9 मीटर जिसका छाया है तो इसका लंबाई कितना होगा, 4.5 मीटर होगा ना। यही तो क्वेश्चन है, इसी को समझना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो बाबू मेरे जब तक क्वेश्चन को पढ़ करके उसको क्लियर नहीं कीजिएगा, बात को नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो फिर आंसर निकालना तो मुश्किल होगा ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में हमारा जो है बाबू मेरे 3 भुजाएं होती है, ए बी सी होती है। 3 कोण होता है, कितना कितना का, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए 45 45 90, और ये 90 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए के सामने जो होता है वो कौन सी भुजा होता है, स्मॉल ए लेते हैं। बी के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या लेते हैं, तो स्मॉल बी लेते हैं। और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी लेते हैं ना। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का अनुपात हम जान लेंगे। क्या करेंगे, अनुपात जानने के लिए क्या करेंगे, तो बाबू मेरे यहाँ पर 2 रूल होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं, साइन रूल। साइन रूल से अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, तो साइन रूल से देखिए ए के सामने क्या है, ए है। देखिए ए बट्टा में
साइन ए के सामने कैपिटल ए बराबर बी के सामने कैपिटल बी बटा में साइन बी, और सी के सामने सी यानी सी बटा में साइन सी ले लिया। अब देखिए तो ए के सामने कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √2 होता है। इसका हो गया 1 बटा में √2 ले लेंगे। अब देखिए बराबर, और इस सब के बराबर में मान लेते हैं कि n है, क्या है, n है, तो यहां पर हो गया n बटा में √2 हो जाएगा बराबर। अब ध्यान दीजिए देखिए c, तो c के सामने क्या है, तो c के सामने जरा ध्यान दीजिए कि इसके सामने भी 45 है, तो इसका भी मान हो जाएगा n बटा में √2, और इसका हो गया n हो जाएगा, सबके बराबर में n है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए n से n तो हट जाएगा, क्या बच गया 1 बटा में √2 बराबर 1 बटा में √2। यानी कहने का मतलब कि डायरेक्ट वही वाला मान रख देंगे, किसका, इसका और इसका, बात समझे, एन उन रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसके अनुपात के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अनुपात, यहाँ हो गया आपका √2 अनुपात, और यहाँ हो गया आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के अनुपात निकालने आता है ना, तो देखिए इतना हो गया, मतलब कि ए बी सी, ए बराबर क्या है, ए बराबर 1, बी बराबर क्या है, तो बी बराबर क्या है, तो √2 है, और सी बराबर क्या है, सी बराबर भी हमारा 1 है ना। ये अनुपात को बाबू एकदम फिक्स बैठा लीजिएगा दिमाग में, अगर इसको आप दिमाग में बैठा लिए ना तो इतने जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालोगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन ये अनुपात आप बैठा लेना। अब इसके आगे एक रूल से और भी आप निकाल सकते हैं, वो कौन सा रूल है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे, तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया, बटा में आधार भी मान लेंगे 1 हो जाएगा, देखिए 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ हो गया आपका क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि √2। तो देखिए लंब भी हमारा 1, आधार भी हमारा 1, और कर्ण हमारा √2 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि ए बी बराबर हमारा क्या है 60 मीटर है, क्या है 60 मीटर है, हमको निकालना है बी सी बराबर और ए सी बराबर, मतलब कि हमको लंब पता है कि लंब हमारा 60 मीटर है, और यहाँ पर जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का 45 डिग्री का, तो हमको BC बराबर हमको देना है, मतलब कि इसके छाया की लंबाई देना है, और यहाँ से यहाँ पर जो कोण बन रहा है
इस कर्ण की लंबाई देना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो गया आपका अनुपात 1 के बराबर में आपका क्या दिया है, 60 दिया है, यही ना है, सी बराबर 1 है, तो अनुपात 1 के बराबर में 60 है ना। अब देखिए तब BC, तब BC का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो गया आपका 60 गुना 1 बराबर क्या 60, मतलब कि ये भुजा भी हमारा 60 हो गया, हो जाएगा। अब ये भुजा का जिक्र रहा तो यहाँ भी हो जाएगा √2 गुना 60, यानी कि 60√2 हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया कि बाबू मेरे यहां से आपका ABC और AC बराबर आपको दे दिया क्या, तो AC बराबर आपको दे दिया 60, कोण बन रहा है आपका कितना का, तो 45 डिग्री का। तो हमारा AB बराबर निकालिए और BC बराबर निकालिए, AB बराबर वाट और BC बराबर वाट। हमको इन दोनों का वैल्यू निकालना है, बताइए तो कौन बताएगा। देखिए तो देखिए AB बराबर वाट, BC बराबर वाट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि बाबू मेरे AB बराबर जो वाट दिया है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर अनुपात 2 बन रहा है ना, यहाँ पर अनुपात 1 बन रहा है, यहाँ भी अनुपात 1 बन रहा है ना tan थीटा में। यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 डिग्री में, यहाँ 45 यहाँ 45, स्पष्ट है कि यहाँ 45 है तो ये भी 45 होगा। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपका हो गया अनुपात √2 बराबर क्या 60, तो 1 के बराबर क्या होगा 60 बटा में √2 होगा। AB का मान निकालना है, तो AB का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB बराबर AB क्या है, अनुपात 1 है, तो 60 बटा में √2 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही उतना ही होगा ना। और देखिए इतना हो गया। तो बाबू एक बात और बताया है कि बटा में √2 नहीं होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, मतलब कि 2 बटा में 2, √2 बटा में √2। तो यहाँ हो गया आपका 60 √2 बटा में क्या 2, 30 दूनी 60, आपका हो गया 30√2। ये वैल्यू आपका हो गया कितना 30√2। और जब 1 का मान इतना है तो यहाँ भी अनुपात 1 है, तो इसका भी उतना ही होगा, कितना 30√2 होगा ना। ये तो बातें क्लियर हो गई। अब चलिए, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अनुपात पर। तो देखिए नेक्स्ट अनुपात के लिए नेक्स्ट डायग्राम पर देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक कोण आपका 30 डिग्री का हो गया, तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होगा बाबू, तो दूसरा कोण आपका 60 डिग्री का होगा ना। तो 45 डिग्री में तो हमने ये अनुपात क्लियर कर लिया। अब इसमें कैसे क्लियर करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि बाबू मेरे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हो गया, इसके सामने की भुजा A, इसके सामने की भुजा B और इसके सामने की भुजा C होगा। तो जब इतना हो गया तो A बट्टा में क्या होगा, A बट्टा में sin A बराबर B बट्टा में sin B बराबर C बट्टा में sin C ले लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे,
तो साइन ए, तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2 बराबर, यहां हो गया बी, बी के सामने वाली भुजा को बराबर सी के सामने वाली भुजा को। तो सी के सामने वाली भुजा क्या है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब इसका अनुपात बना लेंगे, कैसे, दोनों का एलसीएम। तो यहाँ हो गया √3 अनुपात, यहाँ हो गया आपका क्या 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, यहाँ 2 अनुपात, और यहाँ हो गया 1। क्या हो गया 1। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए ए, तो ए बराबर क्या हो गया √3, मतलब 60 डिग्री का अनुपात हो गया √3। बी, बी का मान कितना हो गया, तो इसका अनुपात हो गया आपका 2। सी, सी का कितना हो गया, तो सी का 1 हो गया ना। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। तो बाबू मेरे यहाँ 45/45 था, यहाँ 45 और 45 का योगफल था, यहाँ पर 30 और 60 का योगफल है। तो एक बात बते, तो यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा कोण बन रहा है ना, बना है कि नहीं बन रहा है, यहाँ एक 60 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो अंतर होगा ना। तो यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या फिर यहाँ पर आप पाइथागोरस का भी नियम लगा सकते हैं, पाइथागोरस के नियम से। क्या, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है जी, तो √3/2, इतना से भी आप निकाल लीजिए। अब देखिए, तो इसमें बाबू 2 बातें याद रखिएगा हमेशा। क्या, तो जब अगर 45 डिग्री कहता है क्या कोण, 45 डिग्री, तो 45/45/90, तो इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 1/1/√2। और यहीं पर अगर 30/60/90 कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 30 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3 और 90 का वैल्यू आपका 2। ये अनुपात आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है। तो इसी पर पूरा क्वेश्चन समाप्त। देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 40 मीटर इसका लंबाई दिया है। क्या दिया है, इसका लंबाई है, हाइट है इसका 40 मीटर। तो हमको ए सी का मान निकालना है। क्या करना है, ए सी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी का हाइट दिया है कितना, 40 मीटर। स्पष्ट है कि अनुपात 1 के बराबर कितना है, 40 मीटर है। तो ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए सी बराबर हम 2 है, तो 2 × 40, यानी कि 40 दूनी क्या है 80, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 80 हो गया, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक घड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक घड़ी है, देखिए यहाँ यहाँ पर जो है एक घड़ी है। क्या है, यहाँ पर एक घड़ी है और कह रहा है कि सूर्य की छाया उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बन रही है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी छाया जो है वो लंबाई की √3 गुनी है। कितना है, √3 गुनी।
तो मान लेते हैं कि लंबाई हमारा यहाँ पर n है, n मीटर। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, यही ना छाया हो जाएगा। तो छाया हमारा हो गया √3n हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, यहाँ से थीटा का मान निकालना है। इसका नाम देते हैं ABC। यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लेंगे, तो tan थीटा। अभी हमने बात किया कि सारा क्वेश्चन tan थीटा पर लागू है, तो tan थीटा। तो tan थीटा में हमारा लंबाई का भी एंगल मिल जाता है और आधार का भी एंगल मिल जाता है। यहाँ हो गया आधार, हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा n बाटा में √3n हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बच का गया 1 बाटा में √3। मतलब कि tan थीटा बराबर 1 बाटा में √3। तो थीटा बराबर क्या, तो 1 बाटा में √3 किसका मान होता है, तो 1 बाटा में √3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। और यही हमारा आंसर हो गया है। चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। सीढ़ी का लंबाई निर्धारित करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है एक दीवार है और यहाँ पर से यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है। क्या है, सीढ़ी लगा हुआ है ना। तो सीढ़ी लगा हुआ है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ हो गया आपका क्या 30 डिग्री हो जाएगा ना, 60 30 90। किसका वैल्यू दिया है, तो वैल्यू दिया है कि दीवार से 4.5 मीटर दूर है। दीवार से 4.5 मीटर दूर है निचला हिस्सा, मतलब कि ये ना दिया है जी 4.5 ये ना दिया है। तो ये किसका वैल्यू होता है, इसका होता है। इसका नाम A हो गया, इसका B हो गया, इसका C हो गया। तो इसका मान हो गया 4.5। तो 30 डिग्री का अनुपात कितना आया था बाबू, तो 30 डिग्री का अनुपात आया था कितना, तो अनुपात 1 आया था ना। 60 डिग्री का आया था अनुपात √3 और 90 डिग्री का अनुपात आया था अनुपात 2 आया था ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 1 के बराबर 4.5 हो गया ना। यानी कि ये वाला जब दिया है तो 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने 4.5, बात समझ में आ रहा है, 4.5 इसका लंबाई दे दिया है इतना मीटर। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है कि सीढ़ी की लंबाई निर्धारित करें। मतलब कि हमको ये वाला कर्ण निकालना है, मतलब कि यही हमारा सीढ़ी है। तो 1 के बराबर में 4.5, तो यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 2 गुना 4.5, यानी कि मतलब क्या हो गया, ये आपका 9 मीटर का सीढ़ी हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, जो कि अपनी छाया भूमि के किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जड़ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मतलब अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई, मतलब यह हमारा मीनार है, क्या है, मीनार है, जिसका ऊंचाई कितना है 40 मीटर है ना। अब देखिए 40 मीटर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि भूमि से किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री, तो पगला, तो 45 डिग्री का कोण जब भी बनेगा तो यही भुजा से बनेगा ना, यही जैसे बनेगा ना। यहाँ से तो 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना का 90 डिग्री का, तो यहाँ से बनेगा। तो यहाँ भी हमारा 45 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो गया A
बी सी। 45 45 90 हो जाएगा। 45 का अनुपात कितना आया है? अनुपात 1 अनुपात √2 और इसका अनुपात 1। ऊंचाई, तो ऊंचाई तो स्पष्ट है। अगर ऊंचाई कह दिया, ऊंचाई तो स्पष्ट है कि ऊपर की ओर जाएगा, स्पष्ट। छाया कह दिया तो छाया नीचे की ओर जाएगा। अब देखिए, तो क्वेश्चन में जिक्र है कि 40 मीटर ऊंचाई है जो कि अपनी छाया भूमि से किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जड़ से उस बिंदु की दूरी क्या होगी? मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूरी हमको निकालना है। तो बाबू मेरे यहाँ जब स्पष्ट है कि अनुपात 1 के बराबर 40 है, तो यहाँ भी तो अनुपात हो गया कि 40 गुना 1 बराबर मतलब क्या? 40 मीटर। इसका हो गया। अगर इसका पूछ देता तो क्या हो जाता? √2, 40 √2 हो जाता। स्पष्ट है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। 100 मीटर की रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। कैसे? देखिए, ये जो है ये आपका एक टावर हो गया। क्या है? टावर है। और ये समतल है, बात समझ रहे? और रस्सी को यहां से बांधा गया है एकदम खींच करके यहां तक, बीच में कोई तार और का कोई सहारा नहीं है। बात समझ रहे? देखिए, तो कह रहा है कि इसमें कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। यहां पर जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। किसका लंबाई दिया है? तो बाबू मेरे यहाँ लंबाई दिया है कि 100 मीटर किसी रस्सी को, मतलब कि स्पष्ट है कि यहाँ पर जो दिया है ये 100 दिया है। क्या? रस्सी का लंबाई। किसका लंबाई? रस्सी का लंबाई 100 दिया है। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ कितना डिग्री? यहाँ 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। अब देखिए 30 डिग्री के सामने कितना? अनुपात 1। 60 डिग्री के सामने कितना? अनुपात √3। और 90 डिग्री के सामने कितना? अनुपात 2, है ना? तो यहाँ 2 के बराबर 100, तो 1 के बराबर क्या होगा? 50 होगा। क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? तो क्वेश्चन निकालना है टावर की ऊंचाई क्या है, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है। बात समझ रहे हैं? तो इसका ऊंचाई निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका 50 गुना √3 यानी कि 50 √3 मीटर। इतना भी दे सकता है, या अगर इससे आगे मांगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? 50 गुना √3 का वैल्यू कितना होता है? तो 1.732। 1.732। अब इसके साथ गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 86.50 मीटर। इतना आपका आंसर हो गया। ये भी दे सकता है आंसर में, ये भी दे सकता है। तो जो भी दे, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो बाबू √3 का मान याद रखना है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बाबू मेरे 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग और क्यू याद कर लीजिए। और उसमें से ये जो √3 है, √2 का, √3 का, √5 का, √7 का, ये जो है इसका वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिए। याद करने से आपके एग्जाम हॉल में बहुत सहूलियत होगी। बात समझ गए? तो √3 का वैल्यू इतना है, इसके साथ गुना कर दिया, इतना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो
तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी। इसमें परछाई की लंबाई निकालना है, लेकिन कितना सूर्य ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर है। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि बाबू मेरे यहां से सूर्य जो है 30 डिग्री ऊपर है, स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री का कोण है ना, और ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। इसका नाम हो गया ए बी सी। ले लिए। किसका लंबाई दिया है, यह लंबाई दिया है कि 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा, मतलब इसका लंबाई दिया है कितना, 50 मीटर दिया है। इसका अनुपात कितना होता है, 1 होता है ना। इसका अनुपात क्या होता है, √3 होता है, और इसका अनुपात √2 होता है। क्या निकालना है, तो परछाई की लंबाई, परछाई मतलब कि इसका लंबाई हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 के बराबर में 50 हो गया, तो अनुपात 3 के बराबर में क्या हो जाएगा, तो 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अगर इससे आगे देगा तो फिर वही √3 का मान लेकर के और 50 के साथ गुना कर देंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम बताएं। अब देखिए, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यहाँ पतंग का लंबाई दिया हुआ है कितना, 90 मीटर। देखिए यह हमारा डोरी है, क्या है, पतंग की डोर है ये, और कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ढील नहीं है, मतलब कि ये जो है टाइट है, सीधा उड़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। पतंग की डोरी जो है वो सीधा ऊपर नहीं जाता है ना, वो तो जाता है तो ऐसे जाता है, कर्ण के दिशा में जाता है ना, तो कर्ण के दिशा में जाता है। तो यहां पर दे रहा है इसका दूरी कितना, 90 मीटर। कितना डिग्री पर बनाता है, तो बना रहा है आपका 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। ये हो गया ए बी सी। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना, तो अनुपात 2 के बराबर में क्या, 90, तो 1 के बराबर में क्या, 1 के बराबर में 45 हो गया। अब देखिए, इसके सामने कितना होगा, √3 होगा, और इसके सामने क्या होगा, 1 होगा। तो कह रहा है पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब यहां से यहां तक, तो पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए, पतंग की ऊंचाई बराबर आपका हो गया √3 गुना 45, यानी 45√3। या फिर डायरेक्ट आप इसको दीजिए ना, डायरेक्ट दीजिए, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना है सर। बात समझ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ, देखना नहीं भूलिएगा।